So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 3 of class 12, that is the human reproduction. तो हमने इसके ये हमारा 7th लेक्चर है और जो हमने पिछले 6 लेक्चर है उसमें हमने क्या कर लिया था, लास्ट टॉपिक जो है वो हमने जाइगोट बना लिया था। जाइगोट से फर्दर एम्ब्रॉय तक की जो प्रोसेस है वो चलने लगी थी और हमारा जो एम्ब्रॉय जो बन रहा था वो कहाँ पे, यूट्रस से जाके अटैच हो चुका था। मीन्स हमने इम्प्लांटेशन तक अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज हमें उसकी फर्दर डेवलपमेंट, जो एम्ब्रॉय की डेवलपमेंट होनी है वो पढ़ेंगे और प्रेगनेंसी जो है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, तो वो सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि हमने इम्प्लांटेशन तक पढ़ लिया था। तो कहता है कि जैसे इम्प्लांटेशन हो गया तो उसके बाद क्या होता है, तो भाई उसके बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट। तो देखो ट्रोपोब्लास्ट से क्या होता है, हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो निकलनी शुरू हो जाती है, जिनकी कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। और ये जो कोरियोनिक विलाई है ये हमारे यूट्रस का जो टिश्यू है उसके द्वारा ये चारों तरफ से कवर होती है। ठीक है, और मैटरनल ब्लड से। ठीक है, यही लाइन अब हम डायग्राम से भी अच्छे से समझ लेंगे। पहले एक बार थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि जो कोरियोनिक विलाई है और जो यूट्रस का टिश्यू है वो एक साथ इंटर डिजिटेड जो है उस फॉर्म में चले जाते हैं, मतलब ये एक दूसरे के अंदर धस जाते हैं एक टाइप से। ठीक है, विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म, और ये जॉइंटली मतलब एक साथ मिलके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रॉय, जिसको फीटस बोलते हैं। ठीक है, कॉमन टर्म इसकी। और जो मैटरनल बॉडी है उसको क्या करेंगे, वो एक जैसा बना लेंगे। मीन्स एक टाइप से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हमने नाम दे दिया प्लेसेंटा। ठीक है, तो कोरियोनिक विलाई और यूट्रस का टिश्यू जो है वो आपस में इंटरडिजिटेड फॉर्म में चले जाएंगे और वो एक साथ क्या बना लेंगे, प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये हम कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन का फीटस है और यूट्रस में, जैसे ये यूट्रस में चला गया है तो ये हमारा यूट्रस का जो है वो वॉल है इस तरीके से, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि ये यहाँ पे धस चुका है बिल्कुल, और इसके बाहर ये क्या बन चुकी है, हमारी विलाई बन चुकी है, कोरियोनिक विलाई। और उसके बाहर ये क्या चीज़ है, ये वाला जो पोर्शन है, व्हाट इज़ दिस। सो ये हमारा जो यूट्रस का टिश्यू है उसने इसको बाहर से कवर अप कर रखा है और ये मिल के क्या बनाएगा, मतलब एक टाइप से प्लेसेंटा बनाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमें बात करनी है कि व्हाट इज़ दिस प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट देता है एम्ब्रॉय को। तो ये जो फर्दर एम्ब्रॉय है उसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करेगा, तो वो हमारा प्लेसेंटा ही तो करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ठीक है भाई, ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट ये सब देता है और क्या करता है, तो ये जो है CO2 जो हार्मफुल है, तो CO2 का जो रिमूवल है वो भी करता है। जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है जो एम्ब्रॉय प्रोड्यूस करेगा ना, वो सांस कहाँ से लेगा, तो उसके पास थोड़ी ना फर्दर कोई डेवलपमेंट हुई है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई अभी प्लेसेंटा ही कर रहा है, रिमूवल ऑफ CO2 भी प्लेसेंटा ही कर रहा है। ठीक है, खाना पीना भी वही दे रहा है और खाना पीना जो मतलब उसके वेस्ट निकल चुका है तो उसको भी बाहर यही निकाल रहा है। तो सारे काम लगभग प्लेसेंटा कर रहा है। ठीक है, तो प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रॉय से कनेक्ट होता है। तो किस तरीके से कनेक्ट होता है, तो एक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है जिसका नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड। वो हम इस स्ट्रक्चर में अच्छे से देख सकते हैं कि ये हमारा एम्ब्रॉय है। ठीक है, और ये एम्बिलिकल कॉर्ड है जो किससे अटैच है, प्लेसेंटा से अटैच है। ठीक है, इसके थ्रू यहाँ से ये सब कुछ अंदर बाहर आता रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्लेसेंटा और क्या काम करता है। तो चलो इसकी ये बात होगी, ये अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, तो और क्या क्या काम करता है, तो प्लेसेंटा जो है वो एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करेगा। एंडोक्राइन का मतलब क्या है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, प्रेग्नेंट वुमेन्स में देखने को यही मिलता है। ठीक है, और प्रोड्यूस कौन करता है, प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, दैट इज द HPL। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन यहाँ प्लेसेंटा भी सीक्रेट कर रहा है। ठीक है, जब प्रेगनेंसी का लास्ट फेज होता है, वैसे ये चारों जो है वो नीट के क्वेश्चन में आ चुके हैं कि प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, तो ध्यान रखना इसका। और प्रेगनेंसी के लास्ट फेज में ये जो है वो रिलैक्सिन हार्मोन भी सीक्रेट करता है, इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द ओवरी। मतलब ओवरी के द्वारा सीक्रेट होता है एक टाइप से, हम पर्टिकुलर इसका नाम नहीं लेते। ठीक है, तो ओवरी से सीक्रेट होता है हमारा रिलैक्सिन हार्मोन, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये भी पूछा गया है इन ऑप्शंस लाइक।
सो लेट अस रिमेंबर दैट यहाँ पे ध्यान रखना है कि HCG, HPL और रिलैक्सिन जो है वो सिर्फ हमारे प्रेगनेंसी के दौरान ही सीक्रेट होते हैं, ठीक है। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये सारे इंक्रीज हो जाते हैं। कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, तो ये सारे हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाएंगे, हमारे उनका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होंगे। तो ये मदर के ब्लड में जो है वो ज़्यादा अमाउंट में जो है वो देखने को मिलते हैं। अब कह रहे हैं कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन। अच्छा, इनका इंक्रीज प्रोडक्शन मतलब ये ज़्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि जो फीटस की ग्रोथ हो रही है ना, उसके अंदर जो मेटाबॉलिक चेंज हो रहे हैं मदर के अंदर, और जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, तो वो यहाँ से पूरी होंगी एक टाइप से, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों के लिए पर्टिकुलर हमको क्या चाहिए, इन सब हॉर्मोन्स का लेवल जो है वो ज़्यादा चाहिए। वो क्या करेंगे, फीटस की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, मदर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म में चेंज हो रहे हैं उसमें हेल्प करते हैं, और जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। अब कह रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है कि जो इनर सेल मास थी ना अपनी, देखो ये अपनी बाहर वाली, जैसे ये मेरा बाहर वाली तो ट्रोपोब्लास्ट हो जाती है, और जो अंदर वाली है वो क्या थी, वो हमारी इनर सेल मास थी, ठीक है। तो जो इनर सेल मास थी वो क्या बनाती है, वो एक टाइप से हमारा एम्ब्रोय बनाती है, ध्यान रखना। ये नीट में ये भी पूछा गया था, यहाँ से बहुत क्वेश्चन निकले हुए हैं नीट से, ठीक है। तो इनर सेल मास फर्दर क्या बनाएगी, तो वो हमारा एम्ब्रॉय बनाती है। तो इनर सेल मास जो है वो हमारी वो जम लेयर में डिवाइड हो जाती है। जैसे बाहर वाली जम लेयर को क्या बोलते हैं, इक्टोडम, अंदर वाली लेयर को एंडोडम, और जो इनके बीच में इक्टोडम और इंडोडम के डम के बीच में जो हमें दिखाई देती है, दैट इज द मीजोडम। फर्दर इनसे हमारे अलग अलग टिश्यूज जो हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। तो यही तीन लेयर जो है वो हमारे टिश्यूज या ऑर्गन बनाती हैं अडल्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारी स्टेम सेल्स है वो कहाँ होती है, वो इनर सेल मास के अंदर होती है। सो व्हाट इज दीज स्टेम सेल, इन्होंने इनडायरेक्टली बोला है। देखो, सबसे पहले स्टेम सेल का मतलब पता होना चाहिए। ये वो सेल्स होती है जो हमारा कोई भी टिश्यूज़ या ऑर्गन बनाने में हेल्प करती हैं, मतलब यही बनाती हैं एक टाइप से, ठीक है। सो इनके पास ही वो पोटेंशियल होता है जो हमारे टिश्यूज़ या ऑर्गन बनाते हैं। और स्टेम सेल कहाँ पर होती है, इनर सेल मास में होती है। इसका मतलब क्या है कि इनर सेल मास जो है वही हमारा एम्ब्रॉय बनाएंगी, ठीक है, मतलब उसके सारे टिश्यूज़ ऑर्गन वही बनाती है। चलो, यहाँ से हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो अलग अलग हमारे 9 मंथ का जो पीरियड होता है, तो उसमें फर्स्ट मंथ के अंदर क्या होता है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो प्रेगनेंसी के 1 मंथ बाद सबसे पहली चीज़ क्या बनती है, तो दैट इज़ द हार्ट इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। सबसे पहले क्या बनता है, तो वो हमारा हार्ट बनता है। तो जो फर्स्ट साइन है ग्रोइंग फीटस का, वो नोटिस किया जा सकता है उसकी हार्ट साउंड को अच्छे से सुन के, स्टेथोस्कोप से, ठीक है। तो हम उसकी जो हार्ट की साउंड सुन सकते हैं, सबसे फर्स्ट साइन यही होता है, और आफ्टर 1 मंथ हमें ये दिखाई देगा। बाई द एंड ऑफ 2nd मंथ, जैसे ही 2nd मंथ कंप्लीट हो जाता है, फीटस की लिम्स और डिजिट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बाई द एंड ऑफ 12 वीक्स, देखो इन्होंने इनडायरेक्टली 12 वीक्स बोला, मतलब यहाँ पे 3rd मंथ बोला है, ठीक है, 3rd मंथ। और यहाँ पे ध्यान देना कि ह्यूमन बींग में जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है दैट इज़ द 9th, मतलब 9 मंथ। तो 9 मंथ होता है तो 3 3 3, मतलब यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट 3 मंथ को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलेंगे, सेकंड 3 मंथ को हम सेकंड ट्राइमेस्टर बोलेंगे, और लास्ट में जो 3 मंथ बच गए दैट इज़ द 3rd ट्राइमेस्टर, ओके। तो यहाँ पे हमने देखने को मिला कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो पहले 3 मंथ में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा पहले 3 महीने ख़त्म हो जाते हैं या 12 वीक ख़त्म हो जाते हैं, तो बहुत सारे मेजर ऑर्गन सिस्टम जो है यहाँ बन चुके होते हैं। लाइक कौन कौन से मेजर ऑर्गन सिस्टम बन चुके हैं, हमारे लिम्स बन चुके हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स भी अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी जो अपने ऑर्गन्स है वो पहले 3 मंथ के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। फिर ये कह रहा है कि जो मूवमेंट होती है फीटस की, और उसकी बॉडी पर, उसके हेड पर जो हेयर्स अपीयर होते हैं ना, वो कब देखने को मिलेंगे, तो वो हमें 5th मंथ के दौरान देखने को मिलेंगे। देखो ये लाइन जो है वो पर्टिकुलर जो है वो बताई गई है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इन्होंने पर्टिकुलर ये नहीं बोला कि 2nd ट्राइमेस्टर में ऐसा हो जाएगा, 5th मंथ बताया गया है। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और दूसरी बात, ये नीट में 2 3 बार पूछी जा चुकी है,
ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान देना भाई कि जो फर्स्ट मोमेंट होती है वो, और जो उसकी हेड पे जो हेयर्स अपीयर होंगे वो किस दौरान, कौन से मंथ में, तो 5th मंथ होगा। ठीक है। सो बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, दैट इज द सेकेंड ट्राइमेस्टर, दैट इज द 6 महीने यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। तो बॉडी जो है, बॉडी पे भी थोड़े थोड़े हेयर आना शुरू हो जाएंगे, आई लिड्स भी सेपरेट हो चुकी होंगी। ठीक है। आई लैशेज भी फॉर्म्ड, ये 5th मंथ था, और छठे मंथ मतलब छठे महीने में हमारा इस तरीके से आई लैशेज आ चुकी हैं। इस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। पूरे 9th मंथ के बाद तो तुमको पता ही है फिटस ही जनरेट हो जाएगा अच्छे से। ठीक है। वेट, हाँ, और ये डिलीवरी के लिए रेडी है, तो 9 मंथ में तो उसकी पूरी डेवलपमेंट हो चुकी होती है। तो यहाँ तक हमारा ये पूरा जो प्रोसेस थी वो किसके बारे में थी, ये हमारा अपना इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी और एम्ब्रॉय डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है वो वाला था। फिर हमारा आता है एक टॉपिक पार्चुरेशन और लैक्टेशन। तो इसमें क्या होता है, पार्चुरेशन और लैक्टेशन के अंदर, सो इसमें द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ, एज यू नो। इसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जो 9 महीने का टाइम है उसको गेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो फीटस है वो फुली डेवलप हो चुका है और वो बाहर आना चाहता है। तो क्या होता है कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब एक पेन होता है, बहुत हाई पेन होता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जिसका मतलब क्या है कि फीटस की डिलीवरी या एक्सपल्जन होने वाला है। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है फिटस की डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ, उसी को पार्चुरेशन बोलते हैं, जो हम चैप्टर के फर्स्ट में ही इन टर्म्स का मतलब पढ़ चुके हैं। यहाँ पे फिर से आ चुका है। ठीक है। सो पार्चुरेशन होने को है। अब कह रहा है कि पार्चुरेशन कैसे पता चलेगा, तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। न्यूरॉन और एंडोक्राइन यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम दोनों यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। किस तरीके से वो भी पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि जो सिग्नल है पार्चुरेशन का वो हमारा फुली डेवलप फीटस जो है वहाँ से आएगा और प्लेसेंटा से आएगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नीट में काफ़ी बार पूछ चुकी है। ठीक है। कि हमारा जो ओरिजन मतलब पार्चुरेशन जो है उसका सिग्नल कहाँ से आता है, तो पूरा जो डेवलप हो चुका है फेटस वहाँ से और प्लेसेंटा से। ये क्या करेगा, ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देगा, जिसका मतलब है फेटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है। तो उस कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज हो जाता है। जो मैटरनल पिट्यूटरी है, जो हमारी मदर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से ऑक्सीटोसिन जो स्टोर हार्मोन होता है इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो 11th चैप्टर में हम लास्ट में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे स्टोर्ड हार्मोन्स होता है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, तो वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन क्या काम करेगा, तो ये स्मूथ मसल्स पर काम करता है। स्मूथ मसल्स हमारी यूट्रस में प्रेजेंट होती हैं, हमने अभी अभी पढ़ा था। ठीक है। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, हमारी यूट्रस के अंदर हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं। तो ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, जो इतना ज़्यादा पेन होता है या स्ट्रॉन्ग यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, सो उसमें ये हेल्प करती हैं। ठीक है। विच इज इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन यहाँ पे सिक्रेट होता है। अब कह रहे हैं कि द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेट कॉन्टिन्यूज रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। दिस लीड्स टू एक्सपल्जन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, दैट इज द पार्चुरेशन। तो बर्थ कैनाल हमने शुरू में ही पढ़ा था, बर्थ कैनाल क्या होता है, तो हमारा जो सर्विक्स का पोर्शन है और जो वजाइना का पोर्शन है, तो वहाँ से ये मतलब निकलता है बेबी, तो दैट इज़ द बर्थ कैनाल। ओके। तो एक्सपल्जन हो जाएगा बेबी का थ्रू द यूट्रस, मतलब यूट्रस से बाहर थ्रू द बर्थ कैनाल। ओके। शून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, भाई इन्फेंट की डिलीवरी के बाद जो प्लेसेंटा है वो भी यूट्रस से बाहर निकल जाता है। ओके। अब कह रहा है कि यहाँ पे हमारा मेमोरी ग्लैंड्स भी इंपॉर्टेंट होती है फीमेल में, जो डिफरेंशिएट होंगी प्रेगनेंसी के दौरान ही, और इनमें से मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। और यहाँ पे क्या होता है, दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। ठीक है। तो यहाँ पे मदर जो है वो फीड करेगी जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको। और यहाँ पे जो हमारे शुरू के दिनों में, लैक्टेशन के शुरू के दिनों में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको कोलेस्ट्रॉम बोला जाता है। नीट में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन भी।
ये बहुत ज़रूरी होता है। जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि जो मदर का मिल्क है शुरू के दिनों में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बेबी के लिए। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर सेवरल एंटीबॉडीज़ होती है, लाइक आईजीजी एंटीबॉडीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो हमारी न्यूबॉर्न बेबी की लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो शुरू के दिनों में रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, ताकि बेबी जो है वो हेल्थी रहे। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।